नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लोक प्रशासन वाली सीरीज को आज से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले हमने एक इसका लेक्चर डिस्कस किया है जिसमें सिलेबस एनालाइज किया था, है ना। सिलेबस एनालाइज किया था। तो सिलेबस एनालाइज के अंतर्गत मैंने आपको वो सभी टॉपिक बताए थे जिन पर हमें इस पूरी सीरीज में डिस्कस करना है। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं आप लोग, लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं क्योंकि लेक्चर नंबर 1 हमारा सिलेबस एनालाइज में हो चुका था। तो आज से हम बेसिकली शुरुआत करने जा रहे हैं आपके बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन के सब्जेक्ट की, या कहें कि उसके सिलेबस की। और पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज चैप्टर सभी चैप्टरों पर क्लासेस होगी। जो आपका नया सिलेबस है ना, न्यू बुक है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होगी। और एक पुराने जो सिलेबस था आपका उसके बेस्ड पर कंप्लीट लोक प्रशासन पर कंप्लीट क्लासेस इससे पहले हो चुकी है। तो ये न्यू बैच है दोस्तों, जिसमें आप सभी को ज्वाइन करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यदि आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और लोक प्रशासन आपका विषय है, तो आपको बेहतर और व्यवहारिक रूप से यदि आप चाहते हैं कि लोक प्रशासन पूरी तरह समझ आए, कोई डाउट किसी भी प्रकार का ना रहे, तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिएगा। कंप्लीट आपको जो है पूरी इसकी एक वेल अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पर मैं आपकी करवा दूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना सब्जेक्ट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ आवश्यक बातें बता दूं। जैसे इस क्लासेस का टाइम इवनिंग में 6 बजे का है, लेकिन चूंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये पहली क्लास है दरअसल आज की, तो इसकी पीपीटी रेडी होने में टीम को थोड़ा टाइम लग गया था, काफी टाइम लग चुका था, इसलिए क्लासेस लेट हो रही है, पहला कारण तो ठीक है। और एक बात और है, इस क्लासेस को लेने के कारण जो है कुछ क्लासेस मुझे आज की जो है होल्ड करनी पड़ी, पोस्टपोन करनी पड़ी कल के लिए। तो इस लेक्चर में समय बहुत ज्यादा लगा, चूंकि हो सकता है पहला लेक्चर भी था, इस कारण से भी थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगा है। ठीक है, लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि इवनिंग में 6 बजे ही आपको ये क्लासेस मिलती रहे। इसके अलावा एक और अपडेट है आप लोगों के लिए न्यू बैच के अकॉर्डिंग। अपडेट क्या है दोस्तों? अपडेट है आपको नोट्स को लेकर के। जी हाँ, स्पेशल नोट्स। दरअसल मेरे और मेरे मेरे जो है मार्गदर्शन में मेरी टीम के द्वारा आपके लिए लोक प्रशासन पर, बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए लोक प्रशासन पर एक स्पेशल नोट्स तैयार की गई है ना। और अभी हाल में की जा रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन लेक्चर अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो स्पेशल नोट्स तैयार की जा रही है, पीडीएफ फॉर्मेट में होगी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इस नोट्स को जो है दोस्तों, इसे एक विशेष रूप से कस्टमाइज्ड करके और उन्हीं सरल तथ्यों का समावेश कराते हुए सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को यहां पर लिया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, और साथ ही साथ में आपकी जो है ना एक की पॉइंट के सहारे पूरी स्टोरी आपको याद हो जाए, इस प्रकार की यहाँ पर नोट्स में इस प्रकार के की वर्डों का समावेश है। स्पेशल नोट्स है, नाम ही इसलिए रखा गया है स्पेशल नोट्स। इसके अलावा इस नोट्स की जो विशेषता है, देखिए आप इस एडवर्टाइज एड में देख सकते हैं, स्पेशल नोट्स की जो विशेषता है वो विस्तृत कवरेज। इस नोट्स में चाहे टॉपिक कोई सा भी होगा, उस टॉपिक के हर क्षेत्र की जानकारी आपको मिलेगी कम शब्दों में, है ना। किताब की तरह नहीं होगा कि है ना 4-4 5-5 पेज का जो है पूरा टॉपिक हो जाए और जब शुरू से आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आखिर तक भूल जाए कि आपने पहले क्या पढ़ा था। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, पॉइंटों में इसको कैटेगराइज किया गया है, विस्तृत कवरेज मिलेगी आपको, एकदम सरल भाषा में होगा, ताकि फर्स्ट रीडिंग में ही आपको ये जो टॉपिक है आपका वो पूरी तरह कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसमें जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, स्ट्रेटजी क्या कि पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स का रिवीजन लगाइए, है ना। तो इसके माध्यम से आपका कंप्लीट, चाहे कोई सा भी टॉपिक होगा, किसी प्रकार का डाउट होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अप टू डेट सामग्री, अप टू डेट सामग्री, जी हाँ, करंट अफेयर के साथ भी उसको करंट अफेयर का भी समावेश किया गया है, जहां जहां पर आवश्यकता है नए फैक्टों को डालने की, करंट अफेयर का भी यहाँ पर जो है करंट जो भी तथ्य हैं उनका भी समावेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। तत्काल डाउनलोड, ठीक है, तत्काल डाउनलोड। अब डाउनलोड कैसे होगा उसकी प्रक्रिया अलग है, मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा लाइफ टाइम एक्सेस, यदि आपने इस नोट्स को एक बार प्राप्त कर लिया तो ये लाइफ टाइम आपके पास रहने वाली है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है कि आप 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने ही पढ़ पाएंगे, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी आपके पास रहने वाली है, ठीक है। तो स्पेशल नोट्स, लोक प्रशासन के स्पेशल नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है और बोलते सर की हार्ड कॉपी चाहिए ना, तो हार्ड कॉपी नहीं, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसे प्राप्त कैसे करना है ये और देख लीजिए। प्राप्त करने का जो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, करना कुछ नहीं है, ये जो आपको डिस्प्ले पर नंबर शो रहा है ना, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड करना है, व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड करना है।
इस स्पेशल नोट्स का कुछ मैंने चार्जेस रखा है यहाँ पर। जी हाँ, कुछ चार्जेस रखा है। वो कारण मजबूरी है चार्जेस रखना। दरअसल मजबूरी ये है कि ये जो नोट्स है टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, है ना। तो टीम, आप समझते हैं ना कि अब टीम से अगर तैयार करवाएंगे तो कुछ पेमेंट उनको करना ही पड़ता है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों, मैं पीडीएफ नोट्स जो आपको देता हूँ ना, हर कोई ले लेता है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी इसकी डिमांड करता है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉमिनल सा एक अमाउंट रखा है, उस अमाउंट के साथ में आप इस स्पेशल नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का जो अमाउंट है वो है 99 रुपए ओनली। जी हाँ, 99 रुपए ओनली इसका चार्जेस है। ये 99 रुपए आपको इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट को सेंड कर देंगे तो आपको नोट्स की लिंक प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई समस्या आ रही हो और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, लेकिन याद रहे 11 से इवनिंग में 6 के बीच में ही आप लोग कॉल करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नोट्स का अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि आज से ही मैंने इसकी शुरुआत की है। अब चूंकि आज से ही हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो स्पेशल नोट्स, क्योंकि कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ नोट्स ऐसे लेकर के आइए जो स्पेशल हो, है ना, और जो पढ़ने के बाद में किसी किताब की जरूरत ना पड़े। हाँ, ये 100% है कि ये नोट्स अगर आपके पास में है तो आपको किसी भी किताब को टच भी नहीं करना है। किसी किताब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट समावेश, कंप्लीट सामग्री का जैसे लिखा ना विस्तृत कवरेज, तो इस विस्तृत कवरेज के अंतर्गत कंप्लीट सामग्री आपको यही इसी नोट्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो मैं पीडीएफ में आपको पीपीटी के जो पीडीएफ बनाकर नोट सेंड करता हूं ना, इस प्रकार की नोट्स नहीं होगी। उसका फॉर्मेट अलग होगा, बिल्कुल एज इट इज एक प्रोफेशनल नोट्स की तरह आपको उसका फॉर्मेट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हाँ, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप लेक्चर को भी पेड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना। कोई लेक्चर पेड नहीं हो रहे। जो क्लासेस आपकी लोधा जी क्लासेस प्लेटफॉर्म जो है फ्री चलता था, फ्री ही चलेगा, लेकिन कुछ स्पेशल बच्चों के लिए मैं ये नोट्स का प्लान ऑफर लेकर के आया हूं, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी इसलिए। ठीक है, बाकी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, सभी लेक्चर फ्री ही चलेंगे। वो क्लास में जो पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ की नोट्स फ्री मिलेगी, और वो जो जैसे अब तक आपको मिलती आई है वैसे ही मिलती रहेगी। लेकिन माफ कीजिएगा, लोक प्रशासन की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से अब नहीं मिल पाएगी, सिर्फ इस सब्जेक्ट की, लोक प्रशासन की। बाकी इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो आपको नोट्स जो है यहाँ पर आकर लेना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रज्ञान हिंदी को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सब कुछ है ना, आप लोग मैं हर लेक्चर में बताता हूँ आप लोगों को, संभवतः आप सभी को जानकारी इसकी संभवतः होगी। चलिए आखिरकार क्लासेस को शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही है। आज से शुरुआत करने वाले हैं, दैट मीन्स कि इसका टॉपिक, फर्स्ट वाला टॉपिक लेने वाले हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, इन सभी बिंदुओं पर कंप्लीट डिस्कशन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो बढ़िए बढ़ते हैं आगे। ये पूरा सिलेबस है, हर लेक्चर में देने वाला हूं आपको, ताकि आप लोग टॉपिक मैच कर सके, है ना। 5 यूनिट तक का कंप्लीट सिलेबस है, एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं लोक प्रशासन में आज टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है, दैट मीन्स कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में लोक प्रशासन में अर्थ पढ़ने वाले हो। उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड में परिभाषाएं देखेंगे। लोक पॉइंट नंबर थर्ड में आप लोक प्रशासन की विशेषताएं देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 में लोक प्रशासन का क्षेत्र, और आखिर में पढ़ेंगे आप इसकी प्रकृति। ये 5 पॉइंट है, अंदर चलते हैं और आपको और विस्तार से, मैंने जैसा कहा ना आपको, एकदम डिटेल में और बारीकी से आगे बढ़ेंगे, ताकि टॉपिक की कोई सी भी चीज ना किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो टॉपिक को लेकर के, और बेहतर तरीके से समझ भी आए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में, लोक प्रशासन के इस टॉपिक में, दैट मीन्स आज के इस लेक्चर में हम 5 बिंदुओं के साथ में इस क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। प्रथम नंबर में, मतलब पॉइंट नंबर 1 में अर्थ को देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 में परिभाषाएं, उसके बाद में देखेंगे विशेषताएं। पॉइंट नंबर 4 में क्षेत्र, और पॉइंट नंबर 5 में प्रकृति को देखने वाले हैं। लेकिन इन सब पॉइंटों पर आगे बढ़े उससे पहले एक सामान्य सी धारणा तो बना लें कि लोक प्रशासन दरअसल होता क्या है। जी हाँ, लोक प्रशासन और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि सरकारी जो कामकाज हैं, जो कि सार्वजनिक या कहें कि जन कल्याण के लिए सरकार जिन नीति या कार्यक्रमों का प्रयोग करती है, या सरकार जिन नीति या कार्यक्रमों को संचालित करती है, किसके लिए? जन कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए, उन्हीं कार्यों को हम यहाँ पर लोक प्रशासन के रूप में जानते हैं। इन सभी कार्यों के अंतर्गत जो है ना, सरकारी विभाग या एजेंसियां
समाज कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं या कार्यक्रम संचालित करते हैं, और उन्हीं को परिप्रेक्ष्य मानते हुए या उन्हीं को संदर्भित करते हुए इन्हीं तथ्यों को या कहें कि इन्हीं सेवाओं को ही हम यहाँ लोक प्रशासन के रूप में जानते हैं। और सामान्य शब्दों में अगर कहूं तो लोक प्रशासन कुछ और नहीं बल्कि सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों का वह संगठन है जो सार्वजनिक लोगों की या कहें कि सार्वजनिक रूप से सेवा कार्य में संलग्न होते हैं। नहीं समझ आया? और आसान शब्दों में सुनिए, लोक प्रशासन लोक प्रशासन अर्थात कि सरकारी नीति और कार्यक्रम जो समाज के कल्याण के लिए संचालित किए जाते हैं उसी को हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। सरकार कौन कौन से कार्य करती है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं? तो सरकार के द्वारा जैसे देखिए उदाहरण के रूप में भी लिखा हुआ है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हमें प्राप्त होती है, सरकार ये सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कौन प्रदान करता है? तो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशासन के आदेश पर लोक प्रशासन के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती है, और ये सेवाएं सार्वजनिक या समाज कल्याण को संदर्भित करती है। उसी प्रकार से शिक्षा की सहायता करना, शिक्षा या सड़क निर्माण का कार्य, रखरखाव का कार्य, सफाई स्वच्छता या कानून या व्यवस्था आदि आदि जो कार्य किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, वो सब के सब लोक प्रशासन के क्षेत्र में ही समाहित होते हैं। तो ये तो होती है सामान्य सी धारणा, लेकिन अब हम इसके क्षेत्र में चल करके अर्थात लोक प्रशासन के क्षेत्र में चल करके अब लोक प्रशासन के वास्तविक अर्थ पर आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट में। पॉइंट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे डिटेल में। चलिए बढ़ते हैं आगे, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। कोई बिल्कुल से ध्यान से सुनते चलिएगा, अभी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो एक बार क्लास को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद में आप दोबारा से ना वीडियो को पॉज कर करके और आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, दरअसल लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, किस किस से? लोक और प्रशासन से। ठीक है, लोक और प्रशासन से। अच्छा, इसके अलावा जो लोक प्रशासन शब्द है ये अंग्रेजी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। दैट मीन्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया शब्द है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन। अब यहां पर समझने योग्य बात आपकी यह है कि लोक और प्रशासन ये दो अलग अलग शब्द है, और दोनों ही अलग अलग शब्दों का अर्थ भी अलग अलग बनेगा। अब सोचिए ना कि अगर हम लोक प्रशासन इस पूरे शब्द में से अगर लोक को हटा दें, सिर्फ प्रशासन रखें, क्या तब भी प्रशासन की वही भूमिका रहेगी? क्या वही महत्व रहेगा जो लोक शब्द के साथ जुड़े होने के साथ होता है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर लोक प्रशासन में से लोक शब्द को हम हटा दें तो प्रशासन सिर्फ प्रशासन बन करके रह जाएगा। अर्थात ये कि जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो ये सरकारी प्रशासन से संबंधित होता है, लेकिन जब लोक प्रशासन में से लोक शब्द को हटा देते हैं तो वो प्रशासन मात्र शब्द बच जाता है, जो कि निजी संस्था या निजी संगठनों में भी ये प्रशासन का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपकी निजी संस्थाओं में भी हो सकता है ना, किसी संगठन को लेकर के भी हो सकता है उसके कार्यों की देखरेख करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर कहने का अर्थ यही है कि आपको इन दोनों शब्दों का पहले अर्थ समझना होगा। लोक शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पब्लिक। क्या बोलेंगे दोस्तों? पब्लिक। ठीक है, तो वही लोक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सार्वजनिक। क्लियर है? लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक। लेकिन जब बात करते हैं प्रशासन की तो प्रशासन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। प्रशासन, लोक का अर्थ हुआ सार्वजनिक और प्रशासन का अर्थ हुआ सेवा करना। क्या हुआ? सेवा करना। अब यदि हम लोक और प्रशासन दोनों को एक साथ जोड़कर उसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ निकलता है सार्वजनिक सेवा करना। सार्वजनिक सेवा करना लोक प्रशासन का अर्थ हुआ। ठीक है, अब यहां पर एक बात यह कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, लोक प्रशासन में प्रशासन जो शब्द है
उसे अंग्रेजी में हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एड और मिनिस्टर से। एड और मिनिस्टर से, और इन दोनों ही शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो इसका अर्थ होता है सेवा करना। उम्मीद करता हूं पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं आएगा, कंप्लीट समझ आने वाला है। इसके बाद में लोक प्रशासन जो है एक विशेष, लोक प्रशासन प्रशासन का एक विशेष रूप है, प्रशासन का एक विशेष रूप है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जब हम प्रशासन शब्द के साथ लोक शब्द का प्रयोग करते हैं, लोक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये सरकारी प्रशासन हो जाता है। ठीक है, अगर लोक प्रशासन में लोक शब्द नहीं होगा तो वो सरकारी प्रशासन नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ प्रशासन होगा, वो निजी भी हो सकता है। लेकिन जब लोक शब्द साथ जुड़ जाता है प्रशासन के, तो वह सरकारी प्रशासन बन जाता है। शासन की समस्त क्रियाएं सार्वजनिक लाभ के लिए होने लगती है। मतलब इस प्रशासन के अंतर्गत जो भी कार्य होगा वो सार्वजनिक कल्याण के लिए होने लगेगा। इसलिए शासन का प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन की श्रेणी में आता है। जी हाँ, लोक प्रशासन की श्रेणी में आता है। क्लियर है? चलिए एक बार क्लास को चेक कर लेते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही ना? कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो लोक प्रशासन जो है प्रशासन का सार्वजनिक और व्यापक स्वरूप है। लोक प्रशासन, अब चूंकि प्रशासन के साथ में लोक शब्द जुड़ गया है, तो इस कारण से अब ये जो प्रशासन, लोक प्रशासन शब्द है, ये सरकार के जो प्रशासन है उसका एक व्यापक रूप है। एक व्यापक रूप है। क्यों व्यापक रूप है? आगे जब हम इसकी क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको और बारीकी से बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो इसका प्रयोग उन कार्यों को संपादित करवाने के लिए किया जाता है जो राज्य द्वारा स्वीकृत किए गए हो। क्लियर है? तो लोक प्रशासन प्रशासन का सार्वजनिक और व्यापक स्वरूप है, मतलब व्यापक रूप है। और इस लोक प्रशासन का प्रयोग उन कार्यों को करवाने के लिए किया जाता है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना प्रशासन के अंतर्गत, नौकरशाही जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उस नौकरशाही को ही हम यहाँ पर लोक प्रशासन कहते हैं। तो ये लोक प्रशासन मतलब उस ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग किस लिए करवाया जाता है? ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग मतलब उनको आदेश दिया जाता है, किससे? उच्च वर्ग के अधिकारियों के द्वारा। या ऐसा समझिए कि जब राज्य कोई कार्य करवाता है तो राज्य सरकार के द्वारा आदेश इनको प्रेषित होगा, उस आदेश के आधार पर ये ब्यूरोक्रेसी अपना कार्य करेगी सार्वजनिक कल्याण के रूप में, सार्वजनिक हित में। ठीक है, तो यहां पर ऑल ओवर अगर हम अर्थ की बात करें, लोक प्रशासन के अर्थ की, तो प्रशासन और लोक, लोक और प्रशासन ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो ये हमें संदर्भित करते हैं। क्या संदर्भित करते हैं? प्रशासन की नौकरशाही या प्रशासन की ब्यूरोक्रेसी। वो जो नौकरशाही होती है, सरकारी जो नौकरशाही होती है, जो वेतन के आधार, वेतन लेकर के जो कार्य करते हैं, जब ये नौकरशाही की जब हम बात करते हैं तो ये नौकरशाही का अर्थ होता है कि वह संगठन, वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का वह संगठन जो जन कल्याण के लिए या समाज कल्याण के लिए अपने प्रत्येक कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ लोक प्रशासन का एक व्यापक अर्थ निकलता है, जो राज्य के द्वारा जो कार्य स्वीकृत किए गए हों उन कार्यों को ब्यूरोक्रेसी के द्वारा संपादित करवाया जाए। ठीक है, तो लोक प्रशासन का अर्थ सिंपल शब्दों में सार्वजनिक सेवा करना। दैट्स ऑल। चलिए फिर इसके साथ ही साथ में आप जब आप परिभाषाएं पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे ना, तो आपको ये एक एक पॉइंट जो है आपके पूरी तरह से क्लियर होते चलेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और अब लेते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं परिभाषाओं में। दोस्तों यहाँ हम 3 परिभाषाओं को देखने वाले हैं, 3 अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं को देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ लोक प्रशासन को या लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कई विद्वानों में। मतलब ये समझिए कि कई सारे विद्वान हैं जो मत एक नहीं है ना, कई विद्वानों में मतभेद है। किसी का मानना है कि लोक प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है, किसी का मानना है कि नहीं नहीं इसका व्यापक दृष्टिकोण नहीं, ये संकुचित दृष्टिकोण है, किसी का मानना है कि सर्व लोक कल्याणकारी लोक प्रशासन है। मतलब सबकी अलग अलग धारणा है। तो उनमें से कुछ धारणा जब हम क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे ना, तो उन्हीं धारणाओं में या उन मान्यताओं को ही हम परिभाषाओं के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा नंबर 1 के अंतर्गत
मोहित भट्टाचार्य महोदय की। जानने का प्रयास करेंगे कि मोहित भट्टाचार्य ने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए क्या कहा है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन। एक मिनट, मोबाइल साइलेंट, मोबाइल साइलेंट करना भूल गया था। चलिए, तो भट्टाचार्य महोदय का कहना है कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है जिसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है। क्या कहा उन्होंने? क्या जो हमने अर्थ अभी डिस्कस किया है हूबहू उसी को फिर से इन्होंने डिकोड नहीं किया? क्या कहा मोहित भट्टाचार्य ने? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लोक प्रशासन क्या है? सरकारी प्रशासन है। ये सरकारी प्रशासन क्यों है? क्योंकि इस प्रशासन के आगे लोक शब्द जुड़ा है, पब्लिक वर्ड जुड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पब्लिक वर्ड जुड़ गया और इसी कारण से ये सरकारी प्रशासन बन चुका है। अब चूंकि जब सरकारी प्रशासन की बात होगी तो यह सार्वजनिक कार्य करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करेगा। सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया जाता है। किसी भी कार्य को करना हो प्रशासन के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाएगा? नौकरशाही के द्वारा किया जाएगा, जो कि वेतन है ना। नौकरशाही का मतलब समझते हैं ना आप लोग? फिर से मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, कुछ बच्चे हैं जो नौकरशाही को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। नौकरशाही मतलब ये समझ लीजिए कि वो हर एक सरकारी अधिकारी या हर एक वो सरकारी कर्मचारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करके सरकार के लिए कार्य करता है। तो यह सरकार के लिए कार्य करना मतलब जनता की सेवा करना, उन सबको हम नौकरशाही की कैटेगरी में रखते हैं और इसी को इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। उसी प्रकार से परिभाषा नंबर 2 के अंतर्गत हम वाल्डो महोदय की परिभाषा को जरा देख लेते हैं। वाल्डो महोदय का मानना है कि राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली प्रबंध कला, क्या कहा? राज्य के कार्यों में, राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों में प्रबंध कला, प्रबंध कला और उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। समझिएगा, यहां पर सरकार या राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, उन कार्यों को करने का जो मैनेजमेंट होता है ना, उस मैनेजमेंट को मतलब प्रबंध को, तो यहां पर क्या कहा उन्होंने कि प्रबंध क्या है? कला है, आर्ट्स है। और उन कार्यों का में जो विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान को लोक प्रशासन कहा गया है, लोक प्रशासन कहा है। तो कुल मिलाकर कहने का इनका अर्थ वाल्डो महोदय का यह है कि जो लोक प्रशासन है ये दोनों ही क्षेत्रों में अपना महत्व रखता है, दोनों ही क्षेत्रों में, कला में भी और विज्ञान में भी। मतलब लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों से ही जुड़ा हुआ शब्द है या जुड़ा हुआ एक तथ्य है। तो राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली प्रबंध कला तथा उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहा जाता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही होती है, नौकरशाही के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने की जो मैनेजमेंट होता है ना, उस मैनेजमेंट की ही सबसे बड़ी यहाँ पर एक गाथा है या सबसे बड़ा कहते हैं उसको कला और विज्ञान, उसी को माना गया है। प्रबंध करने की एक कला है ना, और उसमें जो अलग अलग टेक्निक होती है, जो अलग अलग स्टेप के साथ में उसको प्रोसेस किया जाता है, उसे उन्होंने विज्ञान की श्रेणी में रखा है। तो कला और विज्ञान दोनों को ही लोक प्रशासन इन्होंने माना है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 मतलब परिभाषा नंबर 3 में हम हार्वे वाकर महोदय की देखने वाले हैं। हार्वे वाकर महोदय, इनका कहना है कि सरकार द्वारा कानून को क्रियान्वित करने वाली क्रिया ही लोक प्रशासन है। समझ रहे आप? सरकार के द्वारा कानून को क्रियान्वित करने वाली क्रिया, सरकार अपने, सरकार ने जो भी कानून बनाए, जो भी नीतियां बनाई, उनको संचालित करना, वो जो संचालित होते हैं ना, उसी को लोक प्रशासन कहा गया है। अब समझिए ना कि कोई विधान है जो विधायिका में बनकर तैयार हुआ, संसद में बनकर तैयार हुआ, तो अब मुझे ये बताइए क्या संसद खुद ग्राउंड पर आएगी उस योजना को संचालित करने के लिए, उस कानून का पालन करवाने के लिए? आप सब भी भली बातें समझते कि नहीं, संसद नहीं आएगी यहां पर, बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सौंप देंगे उस पूरे उस कानून को, और उनको ऑर्डर दिया जाएगा और राइट दिया जाएगा कि आप इस कानून का पालन करवाए जनता से।
तो ये क्रिया वही तो है। जब नौकरशाही उस विधान का पालन करवाती है जनता से, मतलब कि क्रियान्वित करना, और क्रियान्वित करने वाली जो संस्था होती है उसी को तो लोक प्रशासन कहा जाता है। ये परिभाषाएं चंद शब्दों में जरूर होती है, लेकिन इनका अर्थ बड़ा विशाल निकलता है। यदि परिभाषाओं को समझ लिया ना, तो एक ही परिभाषा, चाहे वो एक लाइन की क्यों ना हो, एक पूरा पेज आप उस पर भर सकते हो। बस आपको समझने की देर है, बेहतर तरीके से समझना होगा। उम्मीद करता हूं ये 3 परिभाषा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, दैट मींस विशेषताओं की ओर। 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थ और परिभाषाएं। अब बात करेंगे विशेषता, और विशेषताओं को भी दोस्तों हम संक्षिप्त रूप में ही देखेंगे, यहां पर ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे। तो 5 पॉइंटों में हम विशेषताओं को देखने वाले हैं, 5 पॉइंटों के आधार पर विशेषताओं को देखने वाले हैं। सबसे पहले मतलब पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत अगर कहें लोक प्रशासन की पहली विशेषता क्या है, तो सिंपल वे में कहिए कि लोक प्रशासन का संबंध जो है सरकार के व्हाट एंड हाउ से है, क्या और कैसे से है। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या मतलब हुआ इसका? अरे लोक प्रशासन मतलब सरकार क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। सरकार के अंतर्गत चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार की योजना हो, जब उसे संचालित करना होता है तो सरकार के सामने एक ही प्रश्न होता है, क्या संचालित करना है और उसे कैसे संचालित करना है। और जब ये 2 शब्द या 2 बातें सामने आती है तो यहीं पर उठकर आती है ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी। और इसी कर्मचारी गण को ही हम या लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। तो लोक प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता सरकार के क्या और कैसे। उसी प्रकार से सेकंड विशेषता है इसकी कि लोक प्रशासन प्रशासन का वो अंग होता है जिसका संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है। दैट्स ऑल। क्या है लोक प्रशासन? अरे वही लोक प्रशासन होगा जिसके कार्यों में सार्वजनिक सेवाएं सम्मिलित होंगी। अगर कोई नौकरशाही है, कोई कार्य कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने निजी हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो लोक प्रशासन नहीं हो सकता। वह लोक प्रशासन तभी हो सकता है जब जनता के कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हो, मतलब कि जिस टास्क को उन्होंने लिया है वह टास्क सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित हो, तभी वह लोक प्रशासन कहलाएगा। इसका मतलब क्या कि लोक प्रशासन की एक बड़ी विशेषता है कि प्रशासन का में सार्वजनिक समस्याएं प्रशासन का सबसे बड़ा अंग होती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत अन्य विशेषताओं में बात करें तो लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। सिंपल वे में लोक प्रशासन का संबंध किससे होता है? सरकारी कार्यों से। सरकारी कार्य के ही क्या है? लोक प्रशासन है। अगर यही कार्य कोई निजी संस्था करती है तो वो लोक प्रशासन के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी कुछ एनजीओ संस्थाएं हैं, कई सारी निजी संस्थाएं भी है जो समाज कल्याण के लिए कार्य करती है, सार्वजनिक है ना उद्धार के लिए कार्य करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी संस्थाओं के जो कर्मचारी गण हैं वो भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आएंगे, नहीं। लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ सरकारी कार्य ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आज क्लास कुछ ज्यादा लाउडली हो रही ना, पहले में आज प्रॉब्लम होने वाली है, सेकंड क्लास में पता नहीं क्या होगा। चलिए, लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए मानव और उसके साधनों का संगठित प्रयास है। क्या कहा यहां पर? देखिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक हित के लिए लोक प्रशासन क्या है? सार्वजनिक हित के लिए मानव तथा उसके साधनों का संगठित प्रयास है। मानव और उसके साधनों का संगठित प्रयास क्या है? लोक प्रशासन। लेकिन ये मानव और साधन जब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो वो कार्य सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि किसी निजी कार्य से संबंध में। जब मानव और साधन दोनों मिलकर के सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो वही लोक प्रशासन के क्षेत्र में आ जाते हैं। लेकिन सार्वजनिक हित में तभी कार्य करेंगे जब वो सरकारी अंग से संबंधित होंगे। उसी प्रकार से अंतिम विशेषताओं के रूप में निश्चित नियमों के आधार पर ये कार्य किए जाते हैं।
जिन कार्यों की हम चर्चा कर रहे हैं ये सभी कार्य निश्चित नियमों के आधार पर किए जाते हैं, या निश्चित नियम और निश्चित निर्देश, दैट मीन्स आदेश, और इन्हीं आधारों पर ही ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही कार्य करती है। तो ये 5 विशेषताएं आपकी लोक प्रशासन में जो है आपके प्रश्न के आंसर का महत्वपूर्ण भाग बन सकते हैं, ये 5 बिंदु। ठीक है ना। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग एकदम आसान भाषा में किया गया है, ऐसे कोई उलझन वाले शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किए गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे। एकदम आसान शब्दों का प्रयोग करके, और अब में से कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर एकदम व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करते, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो करना चाहूँ ना, जिस भाषा में आप लोगों से बात कर रहा हूँ उन भाषा का ही यहाँ प्रयोग कर दूं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब उन्हीं भाषा में पढ़ोगे तो आप आंसर राइटिंग भी उसी भाषा में करके आओगे, और उस भाषा में चूंकि फिर आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। प्रॉब्लम ये भी होती है क्योंकि एग्जामिनर आपसे प्रोफेशनल लैंग्वेज की डिमांड रखता है, समझने में आसान हो लेकिन शब्द प्रोफेशनल, है ना। तो शब्दों की भी बड़ी मर्यादाएं होती है, आसान करने में भी ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं जो जो अपना अर्थ कहना चाहता है वो अपना महत्व ना खो दे, अर्थ बताने के चक्कर में महत्व ना खो दे, है ना। तो इस प्रकार से नोट्स को जो आपके क्रिएट किए गए ना आप लोगों के लिए, जो मैं आपकी स्पेशल नोट्स की बात कर रहा हूँ ना, उसमें इन्हीं शब्दों का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि कोई शब्द आपको परेशान ना करे, और परेशान ना करने के साथ ही साथ आसान तो हो ही हो, सरल तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ में एग्जामिनर भी उसको पढ़ के और प्रभावित हो। कुछ ऐसे उदाहरणों का भी वहां पर प्रयोग किया गया है जिन्हें पढ़ करके एग्जामिनर एकदम इंप्रेस हो जाएगा, अच्छे नंबर की प्राप्ति आपको हो सकती है ना। चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 3 भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ये 3 पॉइंट जो थे आपके, ये एकदम आसान वे में, और 3 पॉइंट आपके छोटे छोटे से स्लाइडें थी जो कंप्लीट हो चुकी। अब जो मेन मुद्दे हैं आपके, ये है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, जिसमें आपको बात करना है पॉइंट नंबर 4 में क्षेत्र की और पॉइंट नंबर 5 में प्रकृति। अब ये क्षेत्र और प्रकृति, और यदि आपने समझ लिया लोक प्रशासन में क्षेत्र और प्रकृति यदि आपने समझ ली, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए, पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में लोक प्रशासन के क्षेत्र पर। लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों, दरअसल हम यहाँ पर कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसके क्षेत्र पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापक दृष्टिकोण की, और फिर देखने वाले हैं संकुचित दृष्टिकोण। इतना ही नहीं, लेकिन एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि जब हमने प्रारंभ में बात की थी और मैंने आपको बताया था, संभवतः आपको याद भी होगा, कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको व्यापक मानते हैं तो कुछ संकुचित मानते हैं, कोई इसको सर्व कल्याणकारी मानते हैं तो कोई इसको पोस्ट कार्ड मानते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम 4 भागों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर सिर्फ 2 भाग यहाँ लिए हैं, लेकिन समझाने वाला आपको चारों भाग में, आप चारों जो इसके खंड है भाग अलग अलग है, चारों को मैं सेपरेटली समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ताकि और हर चीज आपको समझ भी आएगी, निश्चिंत रहे आप लोग। ठीक है, लेकिन जो मुख्य पक्ष हैं यहाँ पर आपको अपने दिमाग को केंद्रित करना है, वो ये 2 पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो 2 पॉइंट है उनसे सेपरेट प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आगे उसको पूरी इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि आप एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्षेत्र के अंतर्गत विषय के रूप में आपको 2 पॉइंट विशेष रूप से याद रखना है। लोक प्रशासन का क्षेत्र या तो व्यापक क्षेत्र हो सकता है या संकुचित क्षेत्र हो सकता है। चलिए, है ना, ये 2 को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में जो चारों खंड अलग अलग है वो मैं आपको अच्छे एकदम क्लियर करने वाला हूं, और क्यों मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि 2 पॉइंट यहाँ रखिए, 4 पॉइंट वहां पर अगली स्लाइड पर डाले हैं मैंने, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से। जब लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात आती है तो बेसिकली आप 2 ही पक्षों में बात करेंगे। एग्जाम में अगर शॉर्ट में आंसर पूछा गया, आपको प्रश्न पूछा गया है, या तो लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक हो सकता है या फिर संकुचित हो। लेकिन 2 अन्य टर्म, जब मैं पोस्ट कार्ड की बात करता हूं, एक अन्य क्षेत्र है पोस्ट कार्ड, एक प्रणाली, एक पद्धति है लोक प्रशासन की, उस पर प्रश्न आपसे सेपरेटली पूछा जाता है 3 नंबर में, है ना। तो उसको मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद में लोक कल्याणकारी लोक प्रशासन,
जो लोक प्रशासन की भावना है ये लोक कल्याणकारी है। इस पर भी सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से 2 पॉइंटों का समावेश किया है और इसी में आगे में आपको चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी थोड़ी सामान्य सी भूमिका आप लोग तैयार कर लें इस लिखी हुई तथ्य से। देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ये बता ही चुका हूं, है ना। और मतभेद क्या है? मतभेद क्या है कि लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय अंग है या फिर सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन। देखिए, क्या मतभेद है, प्रॉब्लम कहां पर है विद्वानों में? कुछ विद्वानों का मानना यह है कि यह सिर्फ प्रबंधकीय अंग है। तो जब कोई विद्वान ये बोलता है कि सिर्फ प्रबंधकीय अंग की बात कर रहा है, प्रशासन का कोई एक प्रबंधकीय अंग है, एक प्रबंधकीय अंग है, तो इसका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। लेकिन जब कोई विद्वान कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि कोई प्रशासन का सिर्फ एक प्रबंधकीय अंग नहीं है, बल्कि ये तो प्रशासन के सभी अंगों से संबंधित है, प्रशासन के सभी अंगों से संबंधित है, कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी ही लोक प्रशासन है, तो इस परिप्रेक्ष्य में यह दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। तो जब विद्वान ही क्लियर नहीं है इसको लेकर के, तो भाई हम कैसे क्लियर हो सकते हैं? लेकिन चूंकि जब यहां विद्वान क्लियर नहीं है, तो हमें दोनों ही मत देखने पड़ेंगे कि कौन क्या कहता है, किसका क्या मानना है। जब कोई विद्वान व्यापक दृष्टिकोण की बात करे तो क्या कहता है, जब कोई संकुचित दृष्टिकोण की बात करे तो क्या कहता है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, इसे पॉइंट नंबर 4 को आगे उठाकर ले चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे 4 दृष्टिकोणों में, मतलब लोक प्रशासन के क्षेत्र को 4 दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया है। 4 दृष्टिकोण इसके बेसिकली मत देखे जाते हैं मोटे रूप से। कौन कौन से दृष्टिकोण हो सकते हैं? पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण। अब दो वो अलग, जो एक में है पोस्टकार्ड दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। दरअसल ये है कंप्लीट स्लाइड आपकी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत। व्यापक दृष्टिकोण को हम पहले उठाएंगे, व्यापक समझेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे अपने आप। चलिए, व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण अब थोड़ा सा स्पीड से क्लास को लेंगे तो, क्योंकि सेशन काफी ज्यादा लंबा होना हो जाए इसलिए, हाँ समझते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे एल.डी. वाइट या कार्ल मार्क्स, ये ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को व्यापक दृष्टिकोण मानते हैं कि लोक प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है। अब व्यापक मानने वाले विद्वानों के अनुसार, या व्यापक मानने वाले विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं पता? आप लोग वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कवर करके कंप्लीट करके आ चुके हो, तो पता है सरकार के तीनों अंग, है ना। सरकार के तीनों अंग जो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर और मैं इस तरह से देखिए इसको, सरकार के 3 अंग कौन होगा? विधायिका, है ना, पहला अंग विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और एक है आपकी न्यायपालिका, ठीक है। ये टॉप पर हमेशा न्यायपालिका को क्यों रखा जाता है? इनका कार्य क्या होता है समझिए। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कानून का क्या करती है दोस्तों? कानून का निर्माण करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है और निर्माण करके कानून बना करके कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। कार्यपालिका इस कानून का संचालन करती है, कहां पर? जनता के, सार्वजनिक रूप से इसका संचालन करती है जनता के बीच में, उस कानून को लागू करती है। कौन? कार्यपालिका। अब जो कानून यहाँ जनता में लागू हुआ है, अब इस कानून की जांच पड़ताल करना किसका काम होगा? न्यायपालिका का। वो क्या जांच पड़ताल करना कि कहीं ये कानून जनता के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, क्या यह कानून संविधान विरोधी तो नहीं है, और ऐसा पाया जाने पर इस कानून को न्यायपालिका रद्द भी कर सकती है। तो तीनों ही, सरकार के तीनों ही अंगों का, तीनों ही अंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ पर, और वही 3 अंग की हम बात कर रहे हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जो विद्वान जैसे एल.डी. वाइट और मार्क्स जैसे विद्वान जो लोक प्रशासन को
व्यापक दृष्टिकोण के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। लोक नीति को पूरा करना मतलब सार्वजनिक कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य को पूरा करना। उम्मीद करता हूं व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के आपका अब राय जो है पूरी तरह क्लियर होगी। अब जब बात कर दी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, भाई तीनों ही अंगों से संबंधित है। दैट मीन्स कि इन तीनों ही अंगों में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं वो सब के सब लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि नहीं साहब व्यापक दृष्टिकोण नहीं, ये संकुचित दृष्टिकोण है। कुछ विद्वानों का मानना है ये संकुचित दृष्टिकोण है। पॉइंट नंबर 2, संकुचित दृष्टिकोण। तो आइए जरा इस राय को भी देख लेते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर अभी हमने 3 अंगों की बात की थी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब संकुचित दृष्टिकोण का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ के जो विद्वान है, जैसे साइमन लूथर गुलिक जैसे जो विद्वान है, जिनका मानना है कि लोक प्रशासन व्यापक नहीं है बल्कि संकुचित है। इन्होंने लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित नहीं है, यह केवल और केवल कार्यपालिका से संबंधित है। किससे? कार्यपालिका से संबंधित। साइमन ने देखो एक अच्छी बात लिखी भी है। क्या कहा उन्होंने कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। तो साइमन की इस तथ्य से तो क्लियर होता है ना कि जिस हम लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं इसका संबंध सिर्फ कार्यपालिका से, चाहे वो केंद्र सरकार की कार्यपालिका हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो स्थानीय सरकार की कार्यपालिका हो, सिर्फ कार्यपालिका से ही ये संबंध रखती है। दैट मीन्स कि कार्यपालिका में जो कर्मचारी काम करते हैं वो सबके सब कौन है? ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाही है। और उस नौकरशाही को ही हम यहाँ लोक प्रशासन कह रहे हैं, है ना। तो ये दोनों दृष्टिकोण में क्या याद रखने लायक बात है जो कॉमन आ रहा है? क्या रहा है? व्यापक दृष्टिकोण में सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों से संबंधित होता है लोक प्रशासन। जबकि संकुचित दृष्टिकोण में सिर्फ कार्यपालिका से ही संबंधित होता है, बाकी अन्य 2 अंगों से नहीं। अच्छा, इसके अंतर्गत कुछ और भी कार्य किए जाते हैं, कुछ और भी बातें सम्मिलित होती है संकुचित दृष्टिकोण में। कार्यपालिका, भाई कार्यपालिका अगर एक दृष्टिकोण से देखोगे ना आप लोग, तो अब ये सोचिए कि सार्वजनिक कल्याण के लिए या इस देश को चलाने के लिए, देश का संचालन करने के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूँ। वैसे तो देखिए सरकार के जितने भी अंग है ना अपने अपनी जगह सब महत्वपूर्ण है, किसी के बिना कार्य संभव नहीं है, सब कार्य रुक जाएंगे। विधायिका को हटा दीजिए, कानून कौन बनाएगा? न्यायपालिका को हटा दीजिए, यहाँ पर अन्याय फैल जाएगा, है ना। और कार्यपालिका को हटा देंगे तो कार्य करेगा कौन? बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है मेरा कि जब संकुचित दृष्टिकोण की बात करते हो, जब विशेष रूप से कार्यपालिका की बात करते हैं, तो हम यहां पर ही कह सकते हैं कि देश में ग्राउंड पर आकर काम करने वाली जो भूमिका है, कार्य करने की जो भूमिका होती है ना, वो भूमिका सिर्फ कार्यपालिका के ब्यूरोक्रेट से ही उठाते हैं। कार्यपालिका, क्योंकि आज जितने भी सरकारी कर्मचारी आप देखोगे, जितने भी सरकारी कर्मचारी, वो सब कार्यपालिका के अंग हैं, जिनको भी आप देख सकते हो कार्य करते हुए। संसद में नहीं जाना बस आपको, संसद में जाओगे तो विधायिका मिल जाएगी, है ना। कोर्ट में जाओगे तो न्यायपालिका मिल जाएगी। तो उनके कर्मचारी आपको जो है ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे लोक प्रशासन के, बल्कि कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं जो वेतन लेकर काम करते हैं, है ना, सार्वजनिक कार्य करते हैं, वो सब के सब लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। और इसीलिए जब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्यों की तो बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ कार्य जैसे वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन, वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन, शिक्षा को बढ़ावा देना है साहब, बेरोजगारी खत्म करना है ना, व्यापार रोजगार नहीं है, रोजगार है ना लेकर आना है। तो किससे संबंधित समस्या है? ये वित्त से संबंधित।
अब इस वित्त से संबंधित ये समस्या जो है, समस्या से निपटने का काम कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स ही करेंगे ना। लोक प्रशासन के अंतर्गत बजट, करारोपण और वित्त से संबंधित अन्य प्रश्नों का समुचित अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का पर्याप्त अध्ययन किया जाता है। जो अधिकारी गण हैं उनके उत्तरदायित्व क्या है, ये उत्तरदायित्व भी लोक प्रशासन ही बताता है। इसके अलावा सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन, लोक प्रशासन की परिधि में विविध सामग्री की खरीदारी, उसे स्टोर करना, कार्य करने या यंत्र तथा साज सज्जा आदि समस्याएं सम्मिलित होती है। सरकारी गोडाउन में कहीं माल खाली तो नहीं हो गया, सड़ तो नहीं रहा, खराब तो नहीं हो चुका है, स्टोर करके रखना, हर चीज की पहले से व्यवस्था करना, अन्यथा देश में उस वस्तु के भाव बढ़ जाएंगे जिसकी शॉर्टेज हो गई। तो जब किसी वस्तु के भाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो सरकारी खजाने से वो वस्तु जो है मार्केट में सेल कर भेज दी जाती है, जिससे जो रेट है ना, कीमत होती है वो नियंत्रित हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण की। बहुत ऑथेंटिक टॉपिक है ये, ऑथेंटिक पॉइंट है पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण। दरअसल लोक प्रशासन में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला दृष्टिकोण है ये, लोक प्रशासन के क्षेत्र में। और बेसिकली अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान समय में दोस्तों आज प्रशासन चाहे किसी भी देश का हो, वो चाहे वो किसी भी लेवल का प्रशासन हो, प्रशासन की समस्याएं लगभग लगभग एक समान ही होती है। वो जो पोस्ट कार्ड टेक्निक बताई गई है ना, ये टेक्निक हर प्रशासन में का जो है यूजफुल होती है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जानने की आवश्यकता है कि ये पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल दोस्तों पोस्ट कार्ब जो है ना, पोस्ट कार्ब, आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। पोस्ट कार्ब प्रशासन, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने यह सिद्धांत दिया था, या फिर कहें कि इस मत को प्रतिपादित किया था। किसने? लूथर गुलिक ने। नाम आप लोग याद रखिएगा। तो पोस्ट कार्ब का जो मत है ये लूथर गुलिक ने दिया था। दरअसल पोस्ट कार्ब कुछ और नहीं बल्कि यहां पर पोस्ट कार्ब ये 8 अक्षर हैं। कितने? 8 अक्षर। मैं इसको काउंट कर रहा था, मुझे भी याद नहीं थे कितने अक्षर आएंगे इसमें। पोस्ट कार्ब ये 8 अक्षरों का मिला हुआ एक शब्द है पोस्ट कार्ब। तो ये पोस्ट कार्ब जो है ना, यहाँ पर अंग्रेजी के 7 शब्द हैं, उनके हर एक शब्द से पहला शब्द लेकर के ये पोस्ट कार्ब का मत प्रतिपादित किया है। अरे समझिए ना कि कुछ 7 शब्द हैं। कितने? 7 शब्द। उन 7 शब्दों का हर एक जो प्रथम लेटर है अंग्रेजी का, उसे लेकर के ये मत बनाया है, ये कहें कि ये सिद्धांत बनाया है पोस्ट कार्ब का सिद्धांत। कौन कौन से शब्द शामिल है इसमें? 7 शब्द। तो देखिए, पी कहां से लिया गया है? प्लानिंग से। वहीं ओ कहां से लिया गया? ऑर्गेनाइजेशन से। एस की बात करें तो एस स्टाफिंग से लिया गया है, डी डायरेक्टिंग से, सीओ सीओ कोऑर्डिनेशन से, और वहीं आर रिपोर्टिंग से, और बी बजटिंग से। तो इस तरह से 7 शब्दों से प्रथम अक्षर इनका लेकर के पोस्ट कार्ब का सिद्धांत का निर्माण हुआ है। किसने निर्माण किया है? लूथर गुलिक ने निर्माण किया है, भूलिएगा मत। इन 7 ही शब्दों का अर्थ आपने समझ लिया तो आपको ये सिद्धांत पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। पहला शब्द पी, पी दैट मीन्स प्लानिंग। प्लानिंग हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? योजना बनाना। योजना बनाना मतलब कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, एक पूरी प्लानिंग करना, है ना, कि किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से प्रशासन का संचालन करना है, उसकी एक पूरी प्लानिंग करना, जिसे लेकर के विद्वानों ने इसे कला और विज्ञान दोनों माना है। प्रशासन के प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों ही रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकंड कहें कि शब्द, सेकंड नंबर का शब्द है ओ, और दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। संगठन है ना, संगठन बनाना। तो प्रशासनिक कार्यों के उचित विभाजन के लिए संगठन बनाकर बनाना, मतलब ये
कि सरकार में एक बेहतर संगठन बनाना ताकि उन जो कार्य है सरकार के, उन कार्यों का विभाजन करके और सभी कार्य अलग अलग संगठनों को अलग अलग कार्य सौंप दिए जाए ताकि उन कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, सुचारू रूप से संगठित करके और उनको बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। पॉइंट नंबर 3 में है कर्मचारियों की व्यवस्था करना, एज फॉर स्टाफिंग। कर्मचारी, ठीक है, इनको ब्यूरोक्रेट्स भी आप कह सकते हो, नौकरशाही भी कह सकते हो। कर्मचारी वर्ग की इनकी इसमें इस पॉइंट में क्या जाएगा, कर्मचारी की नियुक्ति में भाई नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना कर्मचारियों को। पॉइंट नंबर 4 है डी, दैट मीन्स डायरेक्टिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्देशन। निर्देशन करना मतलब मार्गदर्शन करना। कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय या फिर आदेश, डायरेक्टिंग करना। कार्य का या कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए उनके कार्यों पर निर्णय लेना या फिर उन्हें आदेश दे करके उनसे अन्य कार्य को संचालित करवाना, ये होता है डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करना। को दैट मीन्स की कोऑपरेशन, समन्वय करना। अलग अलग विभाग होते हैं सरकार में, सभी विभागों को या सभी विभागों के सभी कार्यों को परस्पर रूप से संबंधित करना और उन सभी विभागों में समन्वय बनाकर रखना ताकि सभी विभाग आपस में मिलजुल करके कार्य करें। पॉइंट नंबर 4 लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में सेकंड लास्ट में आर फॉर रपट देना। आर का मतलब होगा यहाँ पर रिपोर्टिंग करना, है ना, रिपोर्टिंग इंग्लिश में रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है। अब रिपोर्टिंग मतलब कि जो उच्च कर्मचारी हो या निम्न कर्मचारी हो, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करके और आगे उनको प्रेषित करना, आगे भेजना, यही रिपोर्टिंग करना होता है ना, लेखा जोखा आगे तक पहुंचाना। इसके अलावा बी फॉर बजटिंग, है ना, मतलब बजट तैयार करना। तो इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, वित्त व्यवस्था किस प्रकार। अब यह देखने योग्य बात यह है दोस्तों कि पोस्ट कार्ड में जिसमें हमने 7 शब्दों के फुल फॉर्म को देखा, उसके कार्यों को देखा, कोई प्रशासन, लोक प्रशासन या कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इनसे हटके कार्य करे, या अगर ऐसा कहें कि किसी भी संगठन या लोक प्रशासन की ही बात कर ले, उनमें जो कार्य किए जाते हैं वो इन 7 बिंदुओं पर आधारित होकर के ही किए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त हुई है लोक प्रशासन के अंतर्गत वो पोस्ट कार्य सिद्धांत। क्यों हुई है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि प्रशासन चाहे किसी प्रकार का हो, कोई सा भी संगठन चाहे कैसा भी हो, सबकी लगभग लगभग सभी की समस्याएं एक समान ही होती है, सभी की समस्याएं लगभग एक समान ही होती है, ठीक है। और इसी कारण से पोस्ट कार्य सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया गया है। अंत में बात करेंगे लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण मतलब वो सभी कार्य जो सार्वजनिक कल्याण के लिए किए जा रहे हो। जरा आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको भी। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक जो है राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। जो भी विद्वान लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं वो राज्य और लोक प्रशासन दोनों को एक ही मानते हैं, लगभग लगभग एक ही मानते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में राज्य लोक कल्याणकारी है। कैसे है वर्तमान में राज्य, वर्तमान में जो देश है वो कैसे लोक कल्याणकारी है। मतलब कि प्रत्येक देश जो है आज अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है और जो भी देश अपनी जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा हो वो लोक कल्याणकारी होगा। और इसी बात को टारगेट करके ही यहाँ पर कुछ विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया है कि जो लोक प्रशासन है वह लोक कल्याणकारी है। लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी ही होता है, क्योंकि जब राज्य लोक कल्याणकारी है और लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है तो दोनों धारणाएं अलग अलग कैसे हो सकती है।
कि दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, है ना। तो आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है, जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। पहले ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ सभ्य लोगों की रक्षा करने का कार्य करते थे, क्योंकि उनसे उनको विशेष एक सैलरी मिलती थी। लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल चुकी है। लोक प्रशासन आज सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। आज लोक प्रशासन के कारण ही सामाजिक न्याय आज जनता को प्राप्त हो रहा है, समाज में परिवर्तन आज प्राप्त मिल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में लिए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। क्लियर है। चलिए, इसके साथ ही दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आखिरी में, लास्ट में, पॉइंट नंबर 5, दैट मीन्स की प्रकृति पर। ठीक है। प्रकृति में दरअसल हम 5 बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। उन 5 बिंदुओं के नाम यहां पर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले बात करने वाले विज्ञान और कला का मिश्रण। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। दरअसल लोक प्रशासन जो है विज्ञान भी है और कला भी है। कहीं कहीं पर जब आप तथ्य पढ़ते हैं ना किताबों में, तो आपको वहां पर सेपरेट पढ़ने को मिलता है कि लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, लोक प्रशासन कला के रूप में। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इतना डिटेल में प्रश्न वहां पर पूछा भी नहीं जाता है। सेपरेटली लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर प्रश्न नहीं आएगा। अर्थ परिभाषाएं पहले पूछेगा, उसके बाद प्रकृति। तो मैंने एक विशेष फॉर्मेट में इसको तैयार किया है, प्रकृति को 5 पॉइंटों में ही तैयार किया है। तो पहला पॉइंट होगा आपका विज्ञान और कला का मिश्रण। लोक प्रशासन विज्ञान और कला का मिश्रण है। इसी के साथ में लोक प्रशासन जो है इसमें गतिशीलता पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे इसमें समन्वय और सहयोग की एक भावना या कहें कि दृष्टिकोण विद्यमान होता है। लोक प्रशासन में पॉइंट नंबर 4 में नैतिकता और पारदर्शिता भी इसमें देखने को मिलती है। वही पॉइंट नंबर 5 में आप देखेंगे सार्वजनिक हित में कार्य करता है। तो ये इसकी प्रकृति है लोक प्रशासन की। आइए पांचों बिंदुओं पर थोड़ा सा स्पीड से हम आगे बढ़े, ताकि अब समय जो है काफी ज्यादा हो चुका क्लासेस का। मेरा गला भी आज डाउन हो चुका है। दिल में क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला करके थोड़ा स्पीड से बोलने की आदत बनी हुई है, और जब क्लास लंबी हो जाती है तो गले के यही हाल हो जाता है। ठीक है, चलिए, खैर छोड़िए। जब कार्य करना है तो करना है, उसमें इतना कहाँ सोचना। कला और विज्ञान और कला का मिश्रण। दरअसल लोक प्रशासन विज्ञान और कला, है ना, इसको दोनों रूपों में देखा जा सकता है। एक और तो आप देख लीजिए कि ये सिद्धांत और नियम, है ना, नियम और प्रक्रियाओं पर आधारित है। सिद्धांत, नियम, एक प्रोसेस सिस्टमेटिक कहां देखने को मिलती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन वही जब कला की बात करते हैं तो आप कहेंगे कला कैसे प्रिय? तो कला भाई इसमें व्यवहारिक कौशल, क्योंकि जो नौकरशाही होते हैं उनमें व्यवहार तो होता है ना, व्यक्ति ही कार्य करते हैं उसके लिए। व्यवहारिक कौशल इनमें होता है, नेतृत्व करने की भावना इनके अंदर होती है, निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। वहीं मानवीय संबंधों पर निर्भर होते हैं ये, है ना, प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए ये कला के स्वरूप भी होते हैं। इनमें कला का रूप भी या कला का गुण भी विद्यमान होता है। इसलिए कहा गया है कि दोनों का ही मिश्रण रूप है। लोक प्रशासन में तर्क संगतता और रचनात्मक दोनों का समावेश होता है। तर्क संगतता की जब बात करते हैं तो ये विज्ञान के क्षेत्र को इंगित करता है, वहीं जब रचनात्मकता की बात करते हैं तो ये कला के क्षेत्र को इंगित करता है, दर्शाता है। पॉइंट नंबर सेकंड में गतिशीलता की बात करें दोस्तों, तो ये कोई स्थिर प्रणाली नहीं है। लोक प्रशासन स्थिर प्रणाली नहीं है, बल्कि समय के बदलाव के साथ साथ ये अपने नियमों में भी परिवर्तन कर लेता है। इसलिए इसको गतिशील प्रणाली या गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे आप लोग तो समन्वय और सहयोग। जी हाँ, लोक प्रशासन में विभिन्न विभागों और संगठनों के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध पाया जाता है। सभी विभागों में आपस में समन्वय पाया जाता है, एक दूसरे विभाग के आपसी में सहयोग करके और अपने कार्य को परिणाम दिया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, ताकि सरकारी नीति और कार्यक्रमों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। पॉइंट नंबर 4 में नैतिकता और पारदर्शिता की बात करें तो दोस्तों लोक प्रशासन के अंतर्गत नैतिक मूल्यों जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, इन सब का अच्छे से पालन किया जाता है। ये जनता के विश्वास को बनाए रखते हैं और भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होते हैं। अब हालांकि ये पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, लिखना तो आपको यही पड़ेगा। चाहे आज के लोक प्रशासन में ईमानदारी हो ना हो, निष्पक्षता हो ना हो, पारदर्शिता हो ना हो, आपको पढ़ लिखना यही पड़ेगा। फिर अपने अपने आधार पर इसको समझ लीजिएगा, है ना। तो लोक प्रशासन में क्या है दोस्तों,
नैतिक मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी वाले। और इन्हीं नैतिक मूल्यों के कारण इस लोक प्रशासन का जनता में विश्वास बना रहता है और भ्रष्टाचार भी कंट्रोल होता है। इससे प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ने लगती है। पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत बात करें, ये पॉइंट नंबर 5 है। तो सार्वजनिक हित में कार्य, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी सेवाएं प्रदान करना, सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखना। ये सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है ना, देता है, जिससे समग्र समाज का विकास हो सके, समग्र समाज का विकास हो सके। तो ये 5 बिंदु हमने इसकी प्रकृति को लेकर के भी देखे हैं। इसी के साथ हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सेशन में कहीं सभी पॉइंट, जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, कंप्लीट आपको समझ आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, नोट स्पेशल नोट्स आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए हैं। जो बीए थर्ड ईयर के छात्र हैं वही इसको परचेस करें, है ना, और जिसको वाकई में जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर के वही इसको परचेस करें। मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को, नोट्स की रेट बहुत मिनिमम रखी गई है, 99 रुपये स्पेशल नोट्स की नोट। जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में पूरा डिटेल में बताया, लगभग 4 से 5 मिनट लेकर के आपको नोट्स के बारे में ही। यदि आपने बाद में क्लास को ज्वाइन किया है और स्पेशल नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं लोक प्रशासन की, तो आप वीडियो को शुरू से एक बार देखिए। शुरू के एंट्री होने में ही जो है, शुरू के 4-5 मिनट में ही आपको जो है नोट से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो क्लास में, ठीक है ना। तो यदि आपको स्पेशल नोट्स की जानकारी नहीं मिल पाई तो आप प्रारंभ से वीडियो को, शुरू से वीडियो को एक बार देखिए, रिवाइज करके आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको उचित लगे तो आप परचेस करें, लेकिन हाँ, अगर सीरियस है स्टडी को लेकर के तो ही आप परचेस करना नोट्स को, अन्यथा उसको कोई आवश्यकता नहीं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में विकास कैसे हो, लोक प्रशासन का जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं इस विषय के रूप में इसका विकास कैसे होगा, तो अलग अलग चरणों में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्लासेस के कंटिन्यू लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आप लोगों को। आप जाकर के वहां से लिंक को डायरेक्ट डाउनलोड कर ले और ज्वाइन कर ले ग्रुप को, है ना। तो जो क्लासेस की लिंक है आपको डायरेक्टली वहीं पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, काफी टाइम हो चुका, आज 1 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। मिलेंगे कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच।